सरफेस केमिस्ट्री। इस सरफेस केमिस्ट्री के अंदर चैप्टर 3 पार्ट के अंदर होता है। सही है। उसमें से एक पार्ट है तुम्हारा कोलॉइड्स का। कोलॉइड्स, थॉमस ग्राम ने सबसे पहले कोलॉइड्स का क्लासिफिकेशन किया। किसने किया? थॉमस ग्राम ने। उन्होंने ये बोला कि सब्सटेंस जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, या तो होंगे क्रिस्टलॉइड या फिर होंगे कोलॉइड। सही है। क्रिस्टलॉइड क्या होते हैं, कोलॉइड क्या होते हैं, उसके लिए थॉमस ग्राम ने ये बताया कि जो चीजें पर्चमेंट पेपर से पास हो जाए वो तो क्रिस्टलॉइड है, और जो पास नहीं हो पाए वो कोलॉइड है। हमारी बात समझ में? पर्चमेंट पेपर में यानी कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जो चीजें उनमें से पास हो जाए वो क्रिस्टलॉइड है, और जो चीजें नहीं पास हो पाए वो कोलॉइड है। यानी कुल मिलाकर के जो भी क्लासिफिकेशन किया गया, कुल मिलाकर के जो भी क्लासिफिकेशन किया गया वो किसके बेसिस पे किया गया? पार्टिकल के साइज के बेसिस पर। ठीक है। जो भी क्लासिफिकेशन किया गया वो किसके बेसिस पे किया गया? पार्टिकल के, कौन से पार्टिकल? सोल्यूट के पार्टिकल के साइज के बेसिस पर। सोल्यूट के पार्टिकल के साइज के बेसिस पर अगर बात करें तो सोल्यूशन को 3 पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है: क्रिस्टलॉइड, कोलॉइड और सस्पेंशन। क्रिस्टलॉइड, कोलॉइड्स और सस्पेंशन। तो यहाँ पर जो टेबल दी हुई है उस टेबल के अंदर ये तीनों तरह के सोल्यूशन समझाएगा। ये क्रिस्टलॉइड क्या होते हैं, कोलॉइड क्या होते हैं और सस्पेंशन क्या होते हैं। क्रिस्टलॉइड उनको बोलते हैं जिनमें कि सॉल्यूट के पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से कम या उसके बराबर होता है। कोलॉइड वो होते हैं जिनमें कि पार्टिकल का साइज, किसका साइज? सॉल्यूट के पार्टिकल का साइज 1 से 1,000 नैनोमीटर के बीच में होता है। और सस्पेंशन उनको बोलते हैं जिनमें कि पार्टिकल का साइज 1,000 नैनोमीटर से ज्यादा होता है। समझ में आ गई बात? बाकी ट्रू सोल्यूशन या क्रिस्टलॉइड बोल लो, एक ही बात होती है। यानी कि चैप्टर जो सोल्यूशन होता है फिजिकल केमिस्ट्री का, उसके अंदर जिस टाइप के भी हम सोल्यूशन पढ़ते हैं वो सब कैसे होते हैं? ट्रू सोल्यूशन होते हैं। या ये कह लो कि होमोजीनियस, क्या कह लो, जैसे कि नमक का घोल, चीनी का घोल, ये जितने भी सोल्यूशन है वो कैसे हैं? होमोजीनियस है। कैसे? क्योंकि अगर इनमें कोई कॉइन डाल दोगे तो आपको आर पार दिखाई दे जाएगा, नहीं दे जाएगा? तो विजिबिलिटी की बात हो रही है, तो विजिबिलिटी यहाँ बनी रहती है, यानी होमोजीनियस होते हैं। कोलॉइड की अगर बात करें तो कोलॉइड के जो पार्टिकल होते हैं, कोलॉइड के जो पार्टिकल होते हैं इनका साइज ज्यादा होता है। तो ये जो सोल्यूशन होते हैं वो बाय नेचर कैसे होते हैं? हेट्रोजीनियस होते हैं। कैसे होते हैं? हेट्रोजीनियस। इसका बेस्ट एग्जांपल है मिल्क। अगर मिल्क में कोई कॉइन डाल दोगे तो क्या वो कॉइन दिख जाएगा तुम्हें? नहीं दिखेगा। तो इसका मतलब ये हुआ ये कैसे होते हैं? हेट्रोजीनियस। सही है। सस्पेंशन भी हेट्रोजीनियस ही होते हैं। सस्पेंशन का बेस्ट एग्जांपल है जैसे कि पानी के अंदर मिट्टी। जब पानी में मिट्टी मिल जाएगी तो कुछ देर तक, जब तक मिट्टी घुल रही है तब तक तो वो चीज हेट्रोजीनियस रहेगी, लेकिन घंटे घंटे 2 घंटे बाद जब वो मिट्टी नीचे बैठ जाएगी और उसमें कोई कॉइन डाल दोगे तो दिखाई पड़ जाएगा। तो वो कैसा हो जाएगा? कुछ देर बाद होमोजीनियस हो जाएगा। ऐसी चीज किस में आती है? सस्पेंशन में आती है। किस ट्रू सोल्यूशन के पार्टिकल पर कभी भी ग्रेविटी का फर्क नहीं पड़ता। सबसे ज्यादा फर्क किस में पड़ता है? सस्पेंशन में पड़ता है। कोलॉइड में कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रू सोल्यूशन और कोलॉइड पर ग्रेविटी का फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क किस में पड़ता है? सस्पेंशन पर। क्योंकि मिट्टी के पार्टिकल हैवी होते हैं, ग्रेविटी के अंडर में नीचे बैठ जाएंगे, नहीं बैठ जाएंगे? लेकिन ऐसा तो नहीं है दूध के अंदर जितना भी फैट है वो घंटे 2 घंटे बाद नीचे बैठ जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो मिल्क किस में आता है? कोलाइडल सोल्यूशन में आता है। समझ में आ रही है नहीं आ रही है बात? बाकी मैंने नेचर बता ही दिया कि ट्रू सोल्यूशन होमोजीनियस होता है। बाकी ये दोनों कैसे होते हैं? हेट्रोजीनियस होते हैं। सही है। एक प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट, लाइट को स्कैटर करने वाली इफेक्ट। ऐसी एक होती है ब्राउनियन मोशन, जिसमें कि पार्टिकल जो होता है सोल्यूशन का वो जिगजैग मोशन करता है। सही है। ये टिंडल इफेक्ट और ब्राउनियन मोशन जो होते हैं ना, ट्रू सोल्यूशन में तो कभी देखने को मिलते नहीं है। सबसे ज्यादा आसानी से किसमें देखने को मिल जाते हैं? कोलॉइड्स के अंदर। किसमें देखने को मिल जाते हैं? कोलॉइड्स के अंदर। कुल मिलाकर के कोलाइडल सोल्यूशन बोल लो या कोलॉइड्स बोल लो, एक ही बात है। अब है तो ये सोल्यूशन, और किसी भी सोल्यूशन को बनाने के लिए दो चीजें चाहिए होती है, एक सोल्यूट और एक सॉल्वेंट। लेकिन हम यहाँ पे सोल्यूट को सोल्यूट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? डिस्पर्ज फेस। क्या बोलेंगे? और सॉल्वेंट को सॉल्वेंट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? डिस्पर्जन मीडियम। क्या बोलेंगे? डिस्पर्जन मीडियम। ये दोनों बातें उतर गई दिमाग में। यानी कि कोलाइडल सोल्यूशन बनाने के लिए हमें दो चीजों की रिक्वायरमेंट है। कौन सी? एक डिस्पर्ज फेस की और एक डिस्पर्जन मीडियम की। डिस्पर्ज फेस की और डिस्पर्जन मीडियम की। इतनी बात आ गई समझ में? जब हम कोलाइडल सोल्यूशन का क्लासिफिकेशन करते हैं तो क्लासिफिकेशन के लिए दो चीजें चाहिए, एक डिस्पर्ज फेस चाहिए और एक डिस्पर्जन मीडियम चाहिए। तो कोलाइडल सोल्यूशन का जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो क्लासिफिकेशन करना पड़ता है एक तो डिस्पर्ज फेज और डिस्पर्जिंग मीडियम की फिजिकल स्टेट के बेसिस पर, सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में आने वाले इंटरेक्शन पर, यानी डिस्पर्ज फेज और डिस्पर्जिंग मीडियम के इंटरेक्शन पर, और एक डिपेंड करता है डिस्पर्ज फेज के पार्टिकल के साइज के बेसिस पर। तो ये 3 तरह का क्लासिफिकेशन है।
जो पहला क्लासिफिकेशन है, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सोल्यूट और सॉल्वेंट यानी डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, उस बिहाफ पर कोलाइडल सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं? 8 टाइप्स के। कितने टाइप के होते हैं? वैसे नॉर्मली सोल्यूशन जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? 9 टाइप्स के। लेकिन कोलाइडल सोल्यूशन कितने टाइप के होते हैं? 8 टाइप्स के। क्योंकि कोलाइडल सोल्यूशन की सबसे इंपॉर्टेंट कहानी क्या है? हेटेरोजीनियस होनी चाहिए। कैसे होने चाहिए? सही है। अब ये 8 टाइप के क्यों रहे, तो उसकी वजह मैं आपको थोड़ा सा आगे बताऊंगा। उसके बाद आता है इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। इंटरेक्शन के बेसिस पर लायोफिलिक जो क्या नाम है कोलाइडल सोल्यूशन है वो 2 टाइप के होते हैं, या तो होते हैं लायोफिलिक या फिर होते हैं लायोफोबिक। एक होते हैं लायोफिलिक और दूसरे होते हैं लायोफोबिक। इतनी बात आ गई समझ में? उसके बाद डिस्पर्स फेज के पार्टिकल के साइज पे अगर बात करें तो 3 तरीके के होते हैं, मल्टी मॉलिकुलर, मैक्रोमोलिकुलर और एसोसिएटेड। मल्टी मॉलिकुलर, मैक्रोमोलिकुलर और एसोसिएटेड। सही है। सबसे पहले ये वाला टाइप लेके चल रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। इस बिहाफ पर कोलाइडल सॉल्यूशन जो होते हैं ना वो 8 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 8 टाइप के। कैसे बनेंगे? जब गैस को लिक्विड में डालोगे या गैस को सॉलिड में डालोगे या लिक्विड को गैस में डालोगे, तो ऐसे कितने बन करके आएंगे? टोटल टोटल 8 टाइप के बन के आएंगे। कितने टाइप के बन के आएंगे? जो 8 टाइप के बन के आएंगे उनके कुछ एग्जाम्पल याद रखने हैं इंपॉर्टेंटली। सही है। मिल्क इसमें आता है, तो मिल्क इसका एग्जाम्पल है, लिक्विड इन लिक्विड का है। किसका एग्जाम्पल है? क्योंकि मिल्क जो बनता है उसके अंदर ऑयल और वाटर होता है। क्या होता है? ऑयल बोलो या फैट बोलो, किसमें मिला होता है? 80% तो मिल्क में वाटर वाटर ही होता है। तो ऑयल या फैट किसमें डिजोल्व कराया है तुमने? वाटर के अंदर। तो कैसा हुआ? लिक्विड इन लिक्विड। वह नहीं हुआ? मिल्क, हेयर क्रीम, बटर, कोल्ड क्रीम, ये सब किसमें आती है? लिक्विड इन लिक्विड टाइप के कोलाइडल सोल्यूशन के अंदर। जब हम किसी लिक्विड को लिक्विड में मिलाते हैं ना, तो बन करके आने वाले कोलाइडल सोल्यूशन को नाम देते हैं इमल्शन। क्या नाम देते हैं? तो मिल्क किसमें आती है? इमल्शन में आती है। किसमें आती है? इमल्शन। जबकि चीज हुआ, कर्ड हुआ, जेलीज हुई, बूट पॉलिश हुआ, ये सब किसमें आते हैं? जेल के अंदर। किसमें आते हैं? जेल के अंदर। जेल कब बोला जाता है? जब किसी लिक्विड को किसमें डिजोल्व कराया जाए? सॉलिड के अंदर। इसके अलावा तुम्हारा डस्ट हुआ, एयर में स्मोक हुआ, ये सब क्या होते हैं? सॉलिड इन गैस होते हैं। क्या होते हैं? सॉलिड पार्टिकल्स इन गैस होते हैं। ये सब क्या बोले जाते हैं? एरोसोल। क्या बोले जाते हैं? एरोसोल। तो ये कुछ स्पेसिफिक नाम है जो याद रखने पड़ेंगे। ठीक है। तो उसके लिए एक सिंपल सी बात ये याद कर लो कि जब भी डिस्पर्जन मीडियम गैस हो, डिस्पर्ज फेज भी गैस हो, तो दोनों को आपस में मिला देंगे, सोल्यूशन कैसा होगा? जाएगा होमोजीनियस हो जाएगा, हेटेरोजीनियस तो नहीं रहेगा। इसलिए गैस इन गैस टाइप का कोई भी कोलाइडल सोल्यूशन नहीं होता। कोलाइडल सोल्यूशन कितने टाइप के होते हैं? 8 टाइप के। होने कितने चाहिए थे? 9 टाइप के। कौन सा टाइप नहीं होता? आंसर है गैस इन गैस नहीं होता। गैस इन गैस, क्योंकि वो बाय नेचर कैसा हो जाएगा? होमोजीनियस। कैसा हो जाएगा? होमोजीनियस। ये बात उतर गई दिमाग में। लेकिन अगर तुम किसी गैस को लिक्विड में डालोगे, किसमें डालोगे? तो बन करके चीज जो आएगी वो क्या कहलाएगी? फोम। अगर तुम गैस को सॉलिड में डालोगे तो क्या कहलाएगा? सॉलिड फोम। क्या कहलाएगा? सॉलिड फोम। सॉलिड फोम के एग्जांपल देख लो जरा। जैसे कि फोम रबड़, गद्दे वाली फोम, ब्रेड हुआ, केक हुआ, ये सब किस में आती हैं? सॉलिड फॉर्म में आती हैं। क्यों? क्योंकि गैस को किसमें डिजोल्व कराया जाता है? सॉलिड के अंदर। गैस कौन सी होती है? CO2। किसमें मिक्स हो जाती है? फ्लोर के अंदर। जो मैदा होती है उसके अंदर डिजोल्व हो जाती है, तो जो बन करके आता है वो फ्लफी हो जाता है, नहीं हो जाता है ब्रेड? तो वो किसके अंदर आता है? सॉलिड फॉर्म के अंदर आता है। समझ में आ गई नहीं आ गई बात? इसके अलावा मैंने बोला कि गैस को अगर लिक्विड में डालोगे तो क्या बनेगा? फोम बनेगा। तो गैस को लिक्विड में डालने में जो फोम है वो कौन सा वाला है? ऊपर वाला। गैस किस में आ रही है? लिक्विड के अंदर। क्या बोला जाएगा? फोम। इसके एग्जांपल क्या हुए? शेविंग क्रीम इसका बेस्ट एग्जांपल होता है। शेविंग क्रीम इज द बेस्ट एग्जांपल। जबकि ट्रू सोल्यूशन में तुमने पढ़ा था गैस को जब लिक्विड डालते तो कौन सा लॉ लगता है? हेनरी लॉ। कौन सा लगता है? हेनरी लॉ। ठीक है। एक सेकेंड। तो और बाकी साबुन का जहाग वगैरह जो होता है वो सब किस में आता है? इसी फोम के अंदर आता है, जिसमें कि गैस किस में जा रही होती है? लिक्विड के अंदर। ऐसे ही अगर लिक्विड को तुम किसी गैस में डालोगे तो कहलाएगा लिक्विड एरोसोल। और अगर सॉलिड को गैस में डालते हो तो वो क्या कहलाएगा? एरोसोल। लिक्विड को लिक्विड में डालोगे तो क्या कहलाएगा? इमल्शन। सॉलिड को लिक्विड डालोगे तो क्या कहलाएगा? सोल। कहीं पे भी सोल लिखा हुआ वर्ड आ जाए तो समझो कोलाइडल सोल्यूशन की बात हो रही है। ऐसे ही अगर लिक्विड को तुम सॉलिड में डालोगे तो क्या बन जाएगा? जेल। सही है। लिक्विड को सॉलिड में डालोगे तो क्या बन जाएगा? जेल। जेलीज वगैरह होती है ना, वो सब इस कैटेगरी में आती है। सॉलिड को सॉलिड में डालोगे क्या बनेगा? सॉलिड सोल्यूशन। ठीक है। तो कब जेल बनेगा, कब सोल बोलेंगे, कब एरोसोल बोलेंगे, कब सॉलिड फोम बोलेंगे, कब फोम बोलेंगे, ये सारी बातें याद रखनी पड़ेंगी। पूछा जाता है इनसे रिलेटेड क्वेश्चन। कुल मिलाकर के कोलाइडल सॉल्यूशन की एक बड़ी खास बात है। क्या खास बात है? तो कोलाइडल सॉल्यूशन की सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये कि बाय नेचर ये सॉल्यूशन कैसे होते हैं? हेट्रोजीनियस। कैसे होते हैं? हेट्रोजीनियस। इंपॉर्टेंटली हमें क्या याद रखना है कि कोलाइडल सॉल्यूशन बाय नेचर कैसे होते हैं? हेट्रोजीनियस। कभी भी होमोजीनियस नहीं होते हैं।
सही है। कोलाइडल सोल्यूशन इतना लंबा नाम ले, इससे बेटर है क्या लिख दें, सोल। जब भी सोल बोलेगा तो क्या समझ लेना है तुमको, इसकी बात हो रही है, कोलाइडल सोल्यूशन की बात हो रही है। सही है। अब जब भी सोल बोला जाता है ना, तो सोल अलग अलग टाइप का भी होता है। ये कौन डिसाइड करता है, डिस्पर्जन मीडियम डिसाइड करता है। कौन डिसाइड करता है, यानी सॉल्वेंट डिसाइड करता है। जैसे कि अगर सॉल्वेंट वाटर है, तो बन करके आने वाला जो कोलाइडल सोल्यूशन होगा उसको क्या नाम देंगे, हाइड्रोसोल या एक्वासोल। अगर सॉल्वेंट बेंजीन है तो क्या नाम देंगे, बेंजोसोल। अगर अल्कोहल है सॉल्वेंट तो क्या बोलेंगे, और अगर एयर है सॉल्वेंट तो क्या बोलेंगे, एरोसोल। बात आ गई नहीं आ गई समझ में। कोलाइडल सोल्यूशन की एक स्पेशल कैटेगरी होती है जिसको क्या बोलते हैं, इमल्शन। क्या बोलते हैं, इमल्शन। क्या होता है इमल्शन, इमल्शन तब बोला जाता है जब किसी लिक्विड को लिक्विड में डाला जाता है। यानी कि एल 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 का मतलब क्या होता है, इमल्शन। अब दो लिक्विड में से एक लिक्विड ऑयल भी हो सकता है, दूसरा लिक्विड वाटर भी हो सकता है। तो ऑयल को तुमने किस में डाला, वाटर के अंदर। या ऐसा हो सकता है कि डालने वाली चीज वाटर हो, डाला किस में जा रहा हो, ऑयल के अंदर। तो इमल्शन दो टाइप का होता है, ओ ऑब्लिक डब्लू और डब्लू ऑब्लिक ओ। कितने टाइप का हो गया, दो टाइप का हो गया। सही है। हमको क्या रखना है कि मिल्क किस कैटेगरी के इमल्शन में आता है, और बाकी बटर कोल्ड क्रीम वगैरह किस कैटेगरी में आते हैं। तो बटर और कोल्ड क्रीम जो आती है ना, वो डब्लू ऑब्लिक ओ में आते हैं। और मिल्क जो आती है या वेनिशिंग क्रीम जो आती है, ये सब किस में आती है, ऑयल ऑब्लिक डब्लू के अंदर। सही है। अब एक बात बताओ, सॉल्वेंट किसके अंदर वाटर है, इस वाले में। सही है। दूसरे वाले में सॉल्वेंट कौन है, ऑयल। क्योंकि डाला किस में जा रहा है, इसमें तो ऑयल को वाटर में डाला जा रहा है और इसमें वाटर को ऑयल में डाला जा रहा है। तो सॉल्वेंट किसके अंदर वाटर है, सॉल्वेंट इस वाले में वाटर है या नहीं है। तो जिसमें सॉल्वेंट वाटर है, नेचुरल बात है कि पानी जो है वो तेल से तो पतला ही होता है ना, होता है नहीं होता है। तो कौन तेजी से फैलेगा, पानी फैलेगा। तेल तो गाढ़ा होता है, इतनी तेजी से नहीं फैलेगा। तो दोनों में से कौन सा सोल्यूशन ज्यादा गाढ़ा हुआ, ये वाला। कौन कम गाढ़ा हुआ, ये वाला। गाढ़ेपन को क्या बोलते हैं, विस्कस। क्या बोलते हैं, यानी इन दोनों में से विस्कस कौन होगा, दूसरा वाला। कौन विस्कस कम होगा, पहला वाला। बात आ गई नहीं आ गई समझ में। अब इमल्शन को बनाने के लिए क्या चाहिए, तो इमल्शन अपने आप तो बनता नहीं है, क्यों, क्योंकि तेल को पानी में मिलाना इतना तो आसान है नहीं। तो तेल को पानी में अगर मिलाना है, जैसे कि मिल्क बनाना है, तो मिल्क तो अपने आप ही तैयार होकर के आता है, बनाने वाली क्या बात है इसके अंदर। तो ये तो कुछ नेचुरल ऐसा फिनोमिनन होगा ना, जिसकी वजह से ऑयल वाटर आपस में मिक्स हो जाता है बाय नेचर। इस काम को कराने के लिए क्या चाहिए होता है, एक एजेंट, जिसको क्या बोलते हैं, इमल्सिफाइंग एजेंट। बात आ गई समझ में। ऑयल और डब्लू के कुछ एग्जांपल याद रखने हैं, जैसे कि गम्स हुए, प्रोटीन्स हुए, सोप्स हुए, सब इस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है बेटा। दूसरा क्लासिफिकेशन आता है डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम की फिजिकल स्टेट्स के बेसिस पर। सही है। यानी कि फिजिकल स्टेट के बेसिस पर क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, इंट्रैक्शन के बेसिस पर। ठीक है। तो दो तरीके के होते हैं ये, लायोफिलिक और लायोफोबिक। लायोफिलिक और लायोफोबिक। फिलिक का मतलब होता है लविंग, और फोबिक का मतलब होता है हेटिंग। सही है। तो इसको आप ऐसा समझो कि लायोफिलिक का क्या मतलब है। देखो, मिलाना तो सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ही है ना, सॉल्यूट को लेकिन सॉल्यूट नहीं बोलते, यहाँ पे क्या बोलते हैं, डीपी, यानी कि डिस्पर्ज फेस। और सॉल्वेंट को यहाँ सॉल्वेंट नहीं बोलते, क्या बोल देते हैं, डीएम। डीएम का मतलब होता है डिस्पर्जन मीडियम। सही है। लायोफिलिक का मतलब होता है जब डीपी और डीएम के बीच में बहुत अच्छा खासा प्रेम मोहब्बत हो जाए, तो बन करके आने वाला सोल्यूशन क्या कहलाएगा, लायोफिलिक। समझ में आ गई बात। जब डिस्पर्ज फेस का डिस्पर्जन मीडियम के लिए काफी ज्यादा अट्रैक्शन हो, एफिनिटी हो, तो बन करके आने वाले कोलाइडल सोल्यूशन को क्या बोलेंगे, लायोफिलिक बोलेंगे। लेकिन अगर डिस्पर्ज फेस डिस्पर्जन मीडियम को चाहता नहीं है, हेट कर देता है, फेंक देता है उठा करके, तो बन करके आने वाला कोलाइडल सोल्यूशन क्या बोला जाएगा, लायोफोबिक। अब तुम एक बात सोच के देखो, कौन आसानी से बन जाएगा, जिसमें प्यार है वो बन जाएगा, जिसमें प्यार नहीं है वो नहीं बनेगा। तो लायोफिलिक और लायोफोबिक में से मेथड ऑफ प्रिपरेशन किन के लिए पढ़ने पड़ेंगे, लायोफोबिक वालों के लिए, क्योंकि ये तो प्रेम मोहब्बत से बन ही जाते हैं, इनके लिए क्या पढ़ना। समझ में आ गई नहीं आ गई बात। अच्छा, जो चीज आसानी से बन जाती है ना, यानी जिनके बीच में प्यार ज्यादा होता है, उनके बीच में लड़ाई भी ज्यादा होती है। तो जल्दी मिलते हैं तो जल्दी बिछड़ जाते हैं। तो कौन से रिवर्सेबल हुए, लायोफिलिक वाले। लेकिन जिनके बीच में प्रेम मोहब्बत शुरू में नहीं होता है, एक बार अगर, लेकिन अगर हो जाए तो फिर दोबारा टूटता नहीं है, तो ये कैसे हुए, इरिवर्सिबल हुए। कैसे हुए, इरिवर्सिबल। तो हमको बहुत सिंपल सिंपल बात याद रखनी है दिमाग के अंदर, क्या, कि लायोफिलिक वालों के अंदर एफिनिटी ज्यादा होती है लेकिन रिवर्सिबल होते हैं, इनको बनाने के लिए कोई मेथड ऑफ प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लायोफोबिक वाले जो होते हैं, ये आसानी से बनते नहीं है, लेकिन अगर एक बार ये बन जाए तो ये आसानी से सेपरेट नहीं होते हैं। यानी कि ये कैसे होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं। कैसे होते हैं, इरिवर्सिबल। जो भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन लगते हैं बनाने के लिए, वो किन के लिए लगते हैं, लायोफोबिक वालों के लिए लगते हैं। अब हमको क्या करना है, कुछ एग्जाम्पल जरूर याद रखने हैं लायोफिलिक वालों के और लायोफोबिक वालों के, क्योंकि ये एग्जाम्पल हमको चैप्टर में चाहिए। समझ में आ गई नहीं आ गई बात। तो यहाँ पर दोनों के बीच में कंपैरिजन दिया हुआ है, लायोफिलिक वालों के अंदर और लायोफोबिक
फोबिक वालों के अंदर। जो लायोफिलिक वाले हैं उनको इन शॉर्ट कभी कभी इमल्सॉइड भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? इमल्सॉइड। और लायोफोबिक वालों को क्या बोलते हैं? सस्पेंसनॉइड। समझ में आ गई नहीं आ गई बात? तो ये कुछ बातें आपको याद रखनी है कि प्रिपरेशन की अगर बात करें तो फिलिक वाले आसानी से प्रिपेयर हो जाएंगे, ज्यादा स्टेबल होंगे, रिवर्सेबल होते हैं, विस्कस ज्यादा होते हैं, सरफेस टेंशन यूजुअली इनका कम होता है और आसानी से हाइड्रेट हो जाते हैं। बाकी वाइस वर्सा पॉइंट सारे किस में आ जाएंगे? लायोफोबिक वालों के अंदर। गॉट इट? सर ये उनकी रिवर्सिबल है तो स्टेबल बने, स्टेबल क्यों होता है? फिलिक वाले जो हैं वो रिवर्सेबल है। तो स्टेबल रिवर्सेबल क्यों है, होता है? स्टेबल है, दे आर मोस्ट स्टेबल, बट दे आर रिवर्सेबल अंडर सुटेबल कंडीशन। यानी कि हम चाहें तो रिएक्शन रिवर्स ला सकते हैं इनके साथ नहीं ला सकते हैं। समझ में आ गई नहीं आ गई बात? अगला क्लासिफिकेशन आता है साइज के बिहाफ पर, डिस्पर्स फेस के साइज के बिहाफ पर। यानी कि सॉल्यूट के साइज के बिहाफ पर कोलाइडल सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के, मल्टी, मैक्रो और एसोसिएटेड। मल्टी वालों की कहानी क्या होती है कि इनमें जो सॉल्यूट के पार्टिकल होते हैं ना वो बहुत सारे होते हैं, लेकिन सबका साइज जो होता है वो 1 नैनोमीटर से कम होता है। लेकिन इस तरह के बहुत सारे पार्टिकल जब एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आ जाए तो इनका साइज 100 से 100 के बीच में आ जाएगा, 1 से 1000 के बीच में आ जाएगा, अपने आप ही किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? कोलॉइड के अंदर। इस तरह के जो पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि इस तरह की जो कोलाइडल सॉल्यूशन होती है वो किसमें रखी जाती है? मल्टी मॉलिक्यूलर के अंदर। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? गोल्ड सोल या सल्फर सोल। मैक्रो की कहानी क्या होती है कि इनमें जो सोल्यूट के पार्टिकल का साइज होता है वो बहुत ज्यादा होता है, बहुत बड़ा होता है, यानी 1000 से भी ऊपर होता है। लेकिन जब हम इनका सोल्यूशन तैयार करते हैं ना तो हर बड़े पार्टिकल में छोटा छोटा टुकड़ा कुछ ना कुछ कट जाता है। ये कटे हुए टुकड़े जो होते हैं ना वो आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन कर जाते हैं, कंबाइन करके जो बड़ा पार्टिकल बनता है उसका साइज किसके बीच में आ जाता है? 1 से 1000 के बीच में। और 1 से 1000 का साइज किसका होता है? कोलॉइड का। ये सब किस में आती है? मैक्रो के अंदर। किस में आती है? मैक्रो मॉलिक्यूलर के अंदर। बेस्ट एग्जांपल क्या है इनका? ये सब इसके एग्जांपल हो गए। सही है। लेकिन जिनमें इनके और इनके दोनों के करेक्टर आ जाए तो दोनों के करेक्टर का मिला देंगे तो बन करके जो कोलाइड आएगा वो क्या कहलाएगा? एसोसिएटेड कोलाइड। क्या कहलाएगा? बात आ गई समझ में? तो एसोसिएट यानी कि ये वो सब्सटेंस होते हैं जो कि नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह से बिहेव करते हैं अपनी लो कंसंट्रेशन पर, लेकिन जैसे इनकी कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है तो ये किसकी तरह से बिहेव करना शुरू कर दें? कोलॉइड की तरह से। ऐसी चीजें जो अपनी लो कंसंट्रेशन पर इलेक्ट्रोलाइट की तरह से बिहेव करें और हाई कंसंट्रेशन में कोलॉइड में कन्वर्ट हो जाए उनको क्या बोला जाता है? एसोसिएटेड कोलॉइड। और इस एसोसिएटेड कोलॉइड का बेस्ट एग्जांपल कौन है? सोप्स एंड डिटर्जेंट। क्या एग्जांपल है? सोप्स एंड, सोप्स को क्या बोला जाता है? डिटर्जेंट्स को कॉमनली क्या बोला जाता है? सर्फेक्टेंट्स। क्या बोला जाता है? सर्फेक्टेंट्स। तो आ गई बात समझ में? अब सोप्स या डिटर्जेंट जिस क्लोराइड की कैटेगरी में आती है उसका क्या नाम दिया जाता है? मिसील। क्या नाम दिया जाता है? मिसील। तो एसोसिएटेड क्लोराइड के अंदर बेस्ट एग्जांपल हुआ सोप। तो सोप क्या होता है? सोडियम सॉल्ट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का। जैसे ही हम सोप को कपड़े पर रगड़ते हैं तो कपड़े पर रगड़ने पर सोप के अंदर 2 पार्ट होते हैं। एक होता है इसका हेड वाला पार्ट, एक होता है इसका टेल वाला पार्ट। एक होता है इसका हेड वाला पार्ट, एक होता है इसका टेल वाला पार्ट। सही है। जो हेड वाला पार्ट होता है ना, जो हेड वाला पार्ट है यानी ये वाला पार्ट, सही है, ये पानी की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है तो कैसा कहलाएगा? हाइड्रोफिलिक। कैसा कहलाएगा? और ये जो टेल वाला पार्ट होता है ना ये पानी को रिपेल करता है तो क्या कहलाएगा? हाइड्रोफोबिक। यानी कि सोप के मॉलिक्यूल जितने भी होते हैं ना उनमें इस तरह से ये स्ट्रक्चर होते हैं। इस स्ट्रक्चर को क्या नाम देते हैं हम? मिसील। क्या नाम देते हैं? सही है। इस तरह के स्ट्रक्चर मिलके क्या बनाते हैं? क्लस्टर बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? क्लस्टर। सही है। वो पूरा क्लस्टर क्या कहलाता है? मिसील कहलाता है। इसमें कितने पार्ट होते हैं? 2। एक हेड वाला पार्ट और एक टेल वाला पार्ट। हेड वाला पार्ट कैसा होता है? फिलिक। और टेल वाला पार्ट कैसा होता है? फोबिक। सिंपल सिंपल बात याद रखनी है। तो ये बन गया पूरा क्लस्टर। इस क्लस्टर का ही क्या नाम है? मिसील। जब भी आप कपड़े के ऊपर साबुन को रगड़ते हो तो जितना भी टेल वाला पार्ट होता है वो तो डर्ट की तरफ आ जाता है और हेड वाला पार्ट सारा का सारा बाहर चला जाता है। तो जितना भी दाग है कपड़े पे से हट करके किसमें चला जाता है? इस तेल के अंदर चला जाता है। सही है कि नहीं? अब इस मिसील को बनाने के लिए कुछ कंसंट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसा नहीं होता कि किसी भी कपड़े के ऊपर साबुन की के बार को एक बार आप रगड़ो और दाग हट जाए, कई बार रगड़ना पड़ेगा तब जाके हटेगा। तो ऐसा करने के लिए कुछ कंसंट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है, उस कंसंट्रेशन को बोला जाता है सीएमसी। क्या बोला जाता है? जिसका की फुल फॉर्म है क्रिटिकल माइसिलर कंसंट्रेशन। क्या नाम है? क्रिटिकल माइसिलर कंसंट्रेशन। वैल्यू कितनी होती है? 10⁻⁻⁴ से 10⁻⁻3। लर्न कर लो ये वैल्यू। सही है। इतने मोल पर लीटर। समझ में आ गई नहीं आ गई बात?
तो ये बेसिकली जो कोलॉइड है इनमें हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दोनों ही पार्ट होते हैं, यानी हम बोल सकते हैं लायोफोबिक और लायोफोबिक पार्ट दोनों ही होते हैं। एक मिसाइल के क्लस्टर में लगभग कितने मॉलिक्यूल होते हैं सोप के? 100 मॉलिक्यूल्स। सही है। जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ये मिसाइल बनना शुरू करते हैं वो टेम्परेचर कहलाता है क्राफ्ट टेम्परेचर। क्या कहलाता है? क्राफ्ट टेम्परेचर। समझ में आ गई नहीं आ गई बात? बाकी इसका मैकेनिज्म है, एक्शन तो करना नहीं है, सिंपल सिंपल बात याद रखनी है। सर्फेक्टेंट मतलब किसकी बात हो रही है? सोप्स और डिटर्जेंट की। सही है। सर्फेक्टेंट्स आर रेस्पॉन्सिबल, ये जितने भी सर्फ साबुन वगैरह होते हैं कपड़ों को साफ करने के लिए, ये लोग क्या करते हैं? मिसील फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं? इसलिए सर्फेक्टेंट्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर मिसलाइजेशन। रेस्पॉन्सिबल फॉर मिसलाइजेशन, जिसको इन शॉर्ट और क्या बोल सकते हैं? इमल्सिफिकेशन। समझ में आ गई बात? सोप्स या डिटर्जेंट यानी कि सर्फेक्टेंट्स तीन टाइप के होते हैं। कुछ होते हैं कैटाइनिक सर्फेक्टेंट, सही है, कुछ होते हैं एनाइनिक सर्फेक्टेंट, और कुछ होते हैं न्यूट्रल सर्फेक्टेंट। ये सर्फेक्टेंट भी कितने तरीके के होते हैं? तीन तरीके के। कुछ होते हैं कैटाइनिक, सही है, कुछ होते हैं एनाइनिक। कैटाइनिक सर्फेक्टेंट का क्या मतलब है? ये वो सर्फेक्टेंट होते हैं जो कि आयनाइज करने के बाद जो हाइड्रोफोबिक पार्ट होगा वो इसका कौन होगा? कैटायन। कौन होगा? गिव अ कैटायन हैविंग हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक ग्रुप। ऐसे सर्फेक्टेंट को किसमें रखा जाता है? कैटाइनिक। और एनाइनिक का क्या मतलब है? सच सब्सटेंस गिव एनायन विच एक्ट एज सर्फेक्टेंट। यानी कि ये चीजें जो होती हैं वो एनायन, जो एनायन देती हैं वो किसका काम करता है? सर्फेक्टेंट का काम करता है। सही है। दो दो एग्जांपल याद रखने हैं कि कौन सा कैटाइनिक है, कौन सा एनाइनिक है, कौन सा नॉन आयनिक है। बाकी क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप 10th का टॉपिक है, इतना डिटेलिंग के अंदर नहीं करना है। ठीक है। अब क्या आ रहा है? मेथड ऑफ प्रिपरेशन आ रहा है। मैंने पहले ही बोला था कि फिलिक और फोबिक दो तरह के कोलाइडल सोल्यूशन होते हैं। फिलिक वालों को बनाने के लिए कोई मेथड ऑफ प्रिपरेशन नहीं लगाना है, जो भी लगाना है वो किन के लिए लगाना है? फोबिक वालों के लिए लगाना है। तो फिलिक वालों के लिए तो कोई तरीका है ही नहीं है बनाने का, इनको तो डायरेक्ट डिस्पर्जन मीडियम के साथ डाल दो, तैयार कर लेते हैं। सही है। जो भी मेथड लगता है वो किन के लिए लगता है? फोबिक वालों के लिए लगता है। जो तरीके हैं बनाने के वो दो कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, एक डिस्पर्जन और दूसरा कंडेंसेशन। एक डिस्पर्जन और दूसरा कंडेंसेशन मेथड। सही है। डिस्पर्जन मेथड का क्या मतलब है? इसमें लार्ज साइज के मॉलिक्यूल को छोटे साइज में स्प्लिट करेंगे, और कंडेंसेशन का क्या मतलब है? छोटे साइज के मॉलिक्यूल को कंडेंस करके बड़े में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। तो ये दो मेथड हो गए बनाने के। अब इन मेथड में कौन कौन सा सब मेथड है? तो डिस्पर्जन मेथड के अंदर तीन मेथड आते हैं, मैकेनिकल डिस्पर्जन, इलेक्ट्रो डिस्पर्जन और पेप्टाइजेशन। जो डिस्पर्जन मेथड है उसमें कितने मेथड है फर्दर? मैकेनिकल डिस्पर्जन, इलेक्ट्रो डिस्पर्जन और पेप्टाइजेशन। हमको स्पेशली इन तीनों में से कौन सा याद रखना है? पेप्टाइजेशन हाईली इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो कंडेंसेशन या एग्रीगेशन मेथड होता है, ठीक है, उसमें से कुछ फिजिकल मेथड होते हैं, कुछ केमिकल होते हैं। फिजिकल तो इतने इंपॉर्टेंट है नहीं है, पूछे नहीं जाते हैं। इंपॉर्टेंटली क्या पूछे जाते हैं? केमिकल मेथड्स। केमिकल मेथड्स में ये चारों नाम याद रखने हैं: डबल डिकम्पोजिशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और हाइड्रोलाइसिस। सही है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हाइड्रोलाइसिस वाला पार्ट है। सही में आ गई बात? तो सबसे पहले आप देखो, डिस्पर्जन मेथड चल रहा है, तो सबसे पहले आ रहा है इसके अंदर मैकेनिकल डिस्पर्जन। क्या आ रहा है? मैकेनिकल डिस्पर्जन। डिस्पर्जन का क्या मतलब है? बड़े को छोटे में कन्वर्ट करना। तो नेचुरल बात है, आप सेंधे नमक को, जो मील होता है, खल्लड़ होते हैं, उनके अंदर तोड़ा जाता है, नहीं तोड़ा जाता है, तो बड़ा पीस किसमें आ जाएगा? छोटे के अंदर। उनको हम केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं? मील बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो इस तरह के मील को क्या बोला जाता है? कोलाइडल मील बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इसमें बड़े पार्टिकल किसमें कन्वर्ट होते हैं? छोटे के अंदर। उसके बाद जो दूसरा मेथड है ना, जिसका नाम क्या है? इलेक्ट्रो डिस्पर्जन, हाईली इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रो डिस्पर्जन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, जिसका पूरा नाम है बिडेक्स-आर्क मेथड। क्या नाम है? बिडेक्स-आर्क मेथड। इसमें दो मेटल की ये इलेक्ट्रोड्स लगी हुई हैं, उनको हाई वोल्टेज लाइन पे कनेक्ट कर देते हैं। जब हाई वोल्टेज लाइन इनको दी जाती है, 10,000 वोल्ट दिया जाता है, तो ये मेटल जो है वो पिघलना शुरू कर देता है। जैसे ही मेटल पिघलेगा तो नीचे आइस टब लगा हुआ होता है, तो मेटल जो है वाटर के साथ अपना कोलाइडल सोल्यूशन तैयार कर लेता है। बात आ गई समझ में? वैसे तुम किसी भी मेटल को पानी में डिजोल्व नहीं करा सकते हो, लेकिन यहाँ पर जो कोलाइडल सोल्यूशन होता है वो पानी के अंदर डिजोल्व हो जाता है। तो इस तरीके का जो सोल्यूशन तैयार होता है वो मेटल का होता है, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से तैयार किया गया है। मेथड क्या कहलाता है? बिडेक्स-आर्क मेथड। क्या कहलाता है? बिडेक्स-आर्क मेथड। किसके लिए इस्तेमाल होता है वो नाम याद रखते हैं। जितने भी मेटल के कोलाइडल सोल्यूशन है ना, वो इसी तरीके से बनते हैं। चाहे गोल्ड का सोल बनाना हो, सिल्वर का सोल बनाना हो, प्लेटिनियम का सोल बनाना हो, वो सब इसी तरीके से तैयार होता है। समझ में आ गई नहीं आ गई बात? इसके अलावा जो तीसरा तरीका था इसके अंदर, जिसका नाम था पेप्टाइजेशन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या? पेप्टाइजेशन। क्या है पेप्टाइजेशन? इस पेप्टाइजेशन में हम क्या करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर पीपीटी को लेते हैं। इसको लेते हैं
पीपीटी, ऐसा पीपीटी जो कि हमने फ्रेशली तैयार किया हो। कैसा होना चाहिए? फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी। सही है। और इस फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी को हम क्या करते हैं? शेक करते हैं। किसके साथ करते हैं? सॉल्वेंट के साथ, यानी कि डिस्पोजल मीडियम के साथ। तो जो पीपीटी है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? कोलाइडल सोल्यूशन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? जब पीपीटी किसमें कन्वर्ट हो जाए? कोलाइडल सोल्यूशन में। क्या करने से? शेक करने से। किसके साथ? डिस्पोजल मीडियम के साथ। तो प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? पेप्टाइजेशन। बात आ गई समझ में? जिस डिस्पोजल मीडियम के साथ हम इसे शेक करते हैं उसे अब कभी कभी और क्या नाम दे देते हैं? पेप्टाइजिंग एजेंट। क्या नाम दे देते हैं? पेप्टाइजिंग एजेंट। इतनी बात आ गई नहीं आ गई समझ में? जैसे कि मान लो कि हमने FeCl3 को वाटर में डाला। वाटर में डाला, हमें पता है कि हमें क्या मिलेगा? FeOH का होल थ्राइस मिलेगा। सही है। लेकिन जैसे ही ये बना, इसने क्या दे दिया टेस्ट ट्यूब में? अपना पीपीटी। यानी नीचे बैठ जाएगा टेस्ट ट्यूब में। कौन बैठ जाएगा? FeOH का होल थ्राइस। जबकि हमें क्या चाहिए था? इसका कोलाइडल सोल्यूशन। बात आ गई समझ में? अब मैं चाहता हूँ कि ये किस में कन्वर्ट हो जाए? कोलाइडल सोल्यूशन में। तो क्या करेंगे? इसको बनाने के लिए किसका यूज किया था? FeCl3 का। इस FeCl3 की क्या कर देंगे? थोड़ी सी एक्सेस कर देंगे। क्या कर देंगे? जैसे ही हम एक्सेस कर देंगे तो ये जो FeOH का होल थ्राइस है, ये क्या करेगा? अपनी सरफेस पे Fe+3 आयंस को बैठा लेगा। किसको बैठा लेगा? Fe+3 आयंस को अपनी सरफेस पे बैठा लेगा। जैसे ही Fe+3 आयंस को अपनी सरफेस पे बैठा लेगा तो FeOH के होल थ्राइस की सरफेस पे कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। कैसा चार्ज आ जाएगा? क्योंकि Fe+3 पे कैसा चार्ज है? प्लस का चार्ज है ना, तो इसकी सरफेस पे कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब पीपीटी में FeOH के होल थ्राइस के सभी पार्टिकल्स पे कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। तो इस तरह के पार्टिकल्स पे जब सब पे पॉजिटिव आ जाएगा तो सारे एक दूसरे को क्या कर देंगे? रिपेल मार देंगे। तो जो पीपीटी नीचे बना था वो एकदम बिखर जाएगा, नहीं बिखर जाएगा? जब पीपीटी बिखरेगा तो इसका साइज किस में आ जाएगा? 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में आ जाएगा। जब 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में आ गया तो ये चीज क्या कहलाती है? कोलॉइड ही तो कहलाती है। जिसमें पार्टिकल का साइज कितना होता है? 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में। बात आ गई नहीं आ गई समझ में? ये प्रोसेस जो होती है वो क्या कहलाती है? पेप्टाइजेशन। क्या कहलाती है? पेप्टाइजेशन। बात आ गई बेटा समझ में? मैंने तुम्हें क्या समझाया कि तुम्हें क्या मिल जाएगा? FeOH का होल थ्राइस। सही है। इनके पार्टिकल्स पे कैसा चार्ज आ गया? क्योंकि इसने अपनी सरफेस पे किसको बैठा लिया? Fe+3 आयन को। सही है। लेकिन ये जो Fe+3 आयन आया वो किससे आया? FeCl3 से ही तो आया। अब अगर इसमें Fe है तो Cl भी तो है। Cl पे कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। होता है नहीं होता है? तो इस पॉजिटिव के चार्ज को भी तो बैलेंस करने के लिए बाहर एक और लेयर लग जाएगी। लग जाएगी नहीं लग जाएगी? वो किस लेयर किसकी होगी? Cl नेगेटिव आयंस की। कितनी लेयर बन गई? दो। कितनी लेयर बन गई? एक पॉजिटिव अंदर की, एक नेगेटिव बाहर की। कितनी लेयर बन गई? दो लेयर। क्या बोलेंगे? डबल लेयर। क्या बोलेंगे? डबल लेयर। अब एक लेयर पॉजिटिव है और एक लेयर नेगेटिव है तो नेचुरल बात है दोनों लेयर के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस भी तो होगा। उस पोटेंशियल डिफरेंस का अपना कुछ नाम भी तो होगा। उस पोटेंशियल डिफरेंस को क्या नाम देते हैं? जीटा पोटेंशियल। क्या नाम देते हैं? जीटा पोटेंशियल। बात आ गई समझ में? लेकिन अगर नेगेटिव का अमाउंट बढ़ जाए तो नेगेटिव क्या करेगा? इसके पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करना शुरू कर देगा। चार्ज खत्म हो जाएगा और जैसी चार्ज खत्म हुआ वापस से क्या मिल जाएगा? पीपीटी। यानी जैसे तैसे तो हमने पीपीटी को कोलाइड में कन्वर्ट किया और वो जो कोलाइड बना वो वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पीपीटी के अंदर। किसकी वजह से? इस FeCl3 की एक्सेस की वजह से। इस FeCl3 की, यानी कि कोई भी कोलाइडल सोल्यूशन जो होता है ना, उसको बनाने के लिए हमें डिस्पर्जन मीडियम की के साथ उसे शेक करना पड़ता है। लेकिन अगर जरूरत से ज्यादा डिस्पर्जन मीडियम हो गया तो वो बने हुए कोलाइडल सोल्यूशन को वापस किस में कन्वर्ट कर देगा? पीपीटी में कन्वर्ट कर देगा। इस चीज को रोकने के लिए हमें कोलाइडल सोल्यूशन को क्या करना पड़ेगा? प्यूरिफाई। क्या करना पड़ेगा? इस प्यूरिफिकेशन को कराने के लिए हमें कराना क्या पड़ता है? डायलाइसिस। क्या कराना पड़ता है? डायलिसिस। जैसे कि किडनी काम करना बंद कर दे तो क्या कराते हैं? डायलिसिस ही तो कराते हैं। कराते नहीं कराते हैं? तो डायलिसिस के इस प्रोसेस के अंदर क्या करते हैं कि यहाँ पर ये जो ट्यूब रखी हुई है ना, ये एक बैग होता है जो कि बना किसका होता है? SPM का। किसका बना होता है? एक स्पेशल टाइप की मेम्ब्रेन का। इसमें इम्प्योर कोलाइडल सोल्यूशन भर लेते हैं। क्या भर लेते हैं? अब इस इम्प्योर कोलाइडल सोल्यूशन में इम्प्योरिटी किसकी है? आयंस की। किसकी है? ये जो बैग होता है ये अपने में से आयंस को बाहर पास कर देता है और जो कोलाइडल सोल्यूशन का पार्टिकल है वो नहीं पास हो पाता क्योंकि उनका साइज ज्यादा होता है। तो छलनी में से तो वही चीज छनेगी ना जिसका साइज कम होगा। ज्यादा बड़े पार्टिकल थोड़ा छन जाएंगे। बड़े पार्टिकल किन के होते हैं? कोलाइड के। होते हैं नहीं होते हैं? तो जितने भी आयंस हैं वो तो सारे बाहर आ जाते हैं।
और जितना भी बचा हुआ कोलाइड है वो इस बैग में ही रह जाता है। तो उस कोलाइड में से जितने भी इम्प्योर आयंस थे वो बाहर निकल गए, हमारा कोलाइडल सोल्यूशन कैसा हो गया, प्योर हो गया। बात आ गई समझ में। जब आप किसी इम्प्योर कोलाइडल सोल्यूशन को प्योर कोलाइडल सोल्यूशन में कन्वर्ट करते हैं तो प्रोसेस क्या कहलाती है, डायलाइसिस। क्या कहलाती है, डायलाइसिस। बात आ गई समझ में, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत घंटों में होता है। तो इस प्रोसेस को फास्ट करने के लिए हम इलेक्ट्रिसिटी लगा देते हैं। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी लगाएंगे तो ये प्रोसेस अपने आप ही फास्ट हो जाएगी। तो इस प्रोसेस को क्या नाम दे देंगे, इलेक्ट्रोडायलाइसिस। क्या नाम दे देंगे, यानी कि जब डायलाइसिस इलेक्ट्रिसिटी की मदद से कराना शुरू कर दें तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोडायलाइसिस कहलाती है। इसके अलावा कोलाइडल सोल्यूशन के पार्टिकल्स में और क्या प्रॉपर्टी देखने को मिलती है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, यानी कि ये अल्ट्रा फिल्टर पेपर से पास आउट आसानी से नहीं होते हैं। समझ में आ गई बात। इसके अलावा आ जाओ कोलाइडल सोल्यूशन की क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो पहली चीज तो मैंने बताई दिया, हेटेरोजेनियस होता है। दूसरा, स्कैटरिंग करते हैं लाइट की। क्या करते हैं, अब जैसे कि तीन तरह का सोल्यूशन दिख रहा है तुमको, एक गोल्ड का सोल्यूशन, एक NaCl का, और एक टोबैको का स्मोक सोल्यूशन। स्मोक क्या है, एरोजोल, इसमें आ गया कोलाइडल सोल्यूशन में। गोल्ड क्या है, मेटल का कोलाइडल सोल्यूशन। NaCl क्या है, टू सोल्यूशन। और स्कैटरिंग या टिंडल इफेक्ट किसमें बताया था, कोलाइडल सोल्यूशन में बताया था। टू सोल्यूशन में तो होता नहीं है, इसलिए NaCl में तो तुमको कुछ दिख ही नहीं रहा। यानी NaCl में तो लाइट की बीम जो है विजिबल नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे कोई स्कैटरिंग नहीं हो रही है। जबकि गोल्ड के सोल्यूशन में और अगर टोबैको के सोल्यूशन में देखे तो लाइट की स्कैटरिंग हो गई, हो गई नहीं हो गई। इसका मतलब कोलाइडल सोल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो लाइट को क्या करते हैं, स्कैटर्ड करते हैं। क्या करते हैं, स्कैटर्ड। इसके अलावा अगली अगली प्रॉपर्टी क्या है कोलाइडल सोल्यूशन के पार्टिकल्स की, कि ये शो क्या करते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी शो करते हैं। क्या शो करते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कितने टाइप की होती हैं, चार टाइप्स की, पता ही है। पहली कौन सी, RLVP। दूसरी कौन सी, डेल्टा DB। तीसरी कौन सी, डेल्टा TF। चौथी कौन सी, OP, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर। इनमें भी ये चार प्रॉपर्टीज होती हैं, लेकिन इन चारों में से सबसे ज्यादा बेस्ट कौन सी है इनके लिए। तो ये बात याद रखना कि कोलाइडल सोल्यूशन के पार्टिकल्स का मॉलिक्यूलर मास किस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से निकाला जाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर से निकाला जाता है। किससे निकाला जाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर से। टिंडल इफेक्ट बोल लो या ऑप्टिकल प्रॉपर्टी बोल लो या स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोल लो, एक ही बात है। क्यों होती है, क्योंकि कोलाइडल सोल्यूशन का जो साइज होता है वो लाइट की वेवलेंथ के ऑर्डर में होता है। कोलाइडल सोल्यूशन के पार्टिकल का साइज किसकी ऑर्डर में होता है, लाइट की वेवलेंथ के ऑर्डर में। इसके अलावा कोलाइडल सोल्यूशन के पार्टिकल को अगर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो ऐसा पता चलता है कि सोल्यूशन के अंदर ये पार्टिकल लगातार क्या करते हैं, जिगजैग मोशन करते हैं। इस टाइप से रैंडम मोशन करते हैं। इस रैंडम मोशन का ही क्या नाम होता है, ब्राउनियन मोशन। सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया था बायोलॉजी के अंदर, रॉबर्ट ब्राउन ने ऑब्जर्व किया था, पॉलिन ग्रेन का। पता गई समझ में, पॉलिन ग्रेन के अंदर देखा था किसने, रॉबर्ट ब्राउन ने। समझ में आ गई नहीं आ गई बात।